गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 6 पेड़ पौधे और हम पढ़ाऊँगी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर को समझ लेते हैं कि हमारे चैप्टर किस आधार पर है, इस चैप्टर में क्या क्या रखा है। पेड़ पौधे हमारे जीवन का अस्तित्व हैं। हमारी जो ज़िंदगी का अस्तित्व है वो पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे के बिना हम पृथ्वी पर जीवन की कामना नहीं की जा सकती। पेड़ पौधे धरती पर अमूल्य, बहुत ज़्यादा कीमती संपदा के समान हैं। मनुष्य अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पेड़ पौधों के माध्यम से ही पूरा करता है। यदि पेड़ काटने के साथ साथ इनका रोपण न किया गया तो पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं, जो ज़िंदगी की संभावनाएं, वो ख़त्म हो जाएंगी। पेड़ पौधे हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, क्योंकि हवा, पानी, खाने पीने की सामग्री, ईंधन, वस्त्र तथा अन्य कार्यों में प्रयोग के लिए लकड़ी हमें इन्हीं से प्राप्त होती है। प्राचीन समय से ही भारतीय समाज पेड़ पौधों के माध्यम से विभिन्न रोगों का घरेलू उपचार करता रहा है। यानी कि बहुत पुराने टाइम से ही पेड़ पौधों के माध्यम से हम घरेलू उपचार करते हैं, रोगों का निवारण करते हैं। आज भी अनेक रोगों के उपचार में, आज भी बहुत सारे रोगों के उपचार में नींबू, नीम, तुलसी आदि का उपयोग किया जाता है। हमें इनके महत्व को समझना चाहिए, हमें पेड़ पौधों के महत्व को समझना चाहिए तथा लोगों को इनके प्रति जागरूक करना चाहिए। लोगों को पेड़ पौधों को लगाने के प्रति जागरूक करना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। प्रकृति का मनुष्य से सीधा संबंध रहा है। सभ्यता के आदिकाल से मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहा है। जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहा है। हमारे पूर्वजों ने पेड़ पौधों को अपने जीवन का अनिवार्य अंश माना और उनकी उपयोगिता को पहचाना। यही कारण है कि उन्होंने प्रकृति से नाता जोड़ा और चिरकाल तक, यानी काफ़ी समय तक प्रकृति से तालमेल बनाए रखा। हरे भरे जंगल, चहचहाते पक्षी आज कल्पना का विषय बन गए हैं। आज सिर्फ इनके बारे में कल्पना ही की जा सकती है कि हरे भरे जंगल हैं, चहचहाते पक्षी हैं। ये पक्षी भी कितने कम दिखाई देते हैं। भूकंप, बाढ़ आदि प्रकृति की ओर से मनुष्य को दी गई चेतावनी है। ये सब मनुष्य को दी गई चेतावनी है जो प्रकृति देती है। भूकंप आना, बाढ़ आना, क्योंकि ये जो हमारा प्रकृति में डिसबैलेंस हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। परंतु सब कुछ जानते हुए भी आज मानव इसे अनदेखा कर रहा है। वास्तविकता ये है कि, मतलब सच्चाई ये है कि बढ़ती आबादी और आधुनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को बड़ी बेरहमी से काटा गया। ऐसा करने से मौसम चक्र बदल गया। परिणाम स्वरूप कहीं सूखा और कहीं बाढ़ देखने को मिलने लगी। मनुष्य आज पेड़ पौधों से नाता तोड़ने के दुष्परिणाम झेल रहा है। अब देखिए, इस पैराग्राफ के बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। हमारे पूर्वजों ने पेड़ पौधों को अपने जीवन का अनिवार्य अंश क्यों माना? क्योंकि उन्होंने आदिकाल से ही प्रकृति पर निर्भर रहे वो, और पूर्वजों ने हमारे पेड़ पौधों को जीवन का अनिवार्य अंश माना क्योंकि उन्होंने उसकी उपयोगिता को पहचाना था कि उनसे हमें क्या क्या मिलता है। इसलिए उन्होंने उनसे नाता जोड़ा और उसे अपने जीवन का अनिवार्य अंश माना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने। हमारे मित्रों की तरह जो समय समय पर हमारे दुर्गुणों को दूर करते हैं, पेड़ पौधे भी वातावरण को साफ करते रहते हैं। बढ़ती जनसंख्या ने तरह तरह का प्रदूषण फैलाया, विभिन्न कारणों से जंगलों का सफाया किया। अब स्थिति ये है कि ना तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है, ना पीने के लिए स्वच्छ जल, साफ पानी है। संसार भर में तरह तरह के रोग फैल रहे हैं। प्रदूषण से होने वाले इस विनाश का एकमात्र कारण ये है कि मानव ने प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया है। मतलब कि उसे जो प्रकृति के साथ व्यवहार करना चाहिए वैसा वो व्यवहार नहीं कर रहा है मनुष्य। की पेड़ लगाना, पेड़ ज़्यादा ना काटना, काटे भी हों तो उसकी जगह पर दूसरे पेड़ को रोपण करना, ये सारे कर्तव्य इंसान के हैं जो इंसान भूल बैठा है। अब आगे देखते हैं। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं। इंसान का जीवन प्रकृति के बिना संभव नहीं है। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है। हमारे जीवन का जो बेस है वो पेड़ पौधे ही हैं। भारतीय संस्कृति में इस तथ्य को बड़ी गहराई से समझा गया और भारतीय संस्कृति ने इस बात को बहुत गहराई से समझा है। अब देखिए, 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं आपके लिए साइड में। मित्र हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मित्र हमारे दुर्गुणों को दूर करते हैं, हमारे साथ एक मित्रता का भाव रखते हैं। एक और क्वेश्चन है, किसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है? प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। अब चैप्टर आगे देखते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा का वर्णन मिलता है। पौराणिक मीन्स होता है आपका पुराण से संबंधित। जो हमारे पुराण से संबंधित ग्रंथ हैं उनमें प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा का वर्णन मिलता है। हमारे देश में तुलसी, पीपल, बरगद आदि की आराधना आज तक की जाती है। मतलब इन पेड़ों की पूजा आज तक की जाती है। वृक्ष प्रकृति की सुंदर और अमूल्य भेंट हैं।
इनके प्रति आदर का भाव रखने का मूल कारण यही था कि अति प्राचीन काल में ही भारतीय ऋषि मुनियों ने इस तथ्य को जान लिया था कि वृक्षों के अभाव में मानव के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। यही कारण था कि घर के आंगन में ही तुलसी, नीम आदि लगाए जाते थे। देवालयों में, देवालय मीन्स मंदिर में, बरगद, पीपल, बेल, आम आदि के वृक्ष लगाए जाते थे। प्रत्येक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में, जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, पूजाएं वगैरह, उसमें आम, अशोक, केले आदि के पत्तों का उपयोग किया जाता था। धर्म से वृक्षों का संबंध जोड़ने के पीछे वृक्षों को सुरक्षित रखना ही प्रमुख उद्देश्य रहा होगा। देखिए, अब इस पैराग्राफ के बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। बरगद, पीपल, बेल तथा आम आदि के वृक्ष कहाँ लगाए जाते थे? देवालयों में लगाए जाते थे। देवालय मीन्स मंदिरों में। आगे देखते हैं चैप्टर। हजारों वर्ष पूर्व हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने विभिन्न वृक्षों, पौधों, जड़ी बूटियों के गुणों और विशेषताओं का अध्ययन किया। जो आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले होते हैं आयुर्वेदाचार्य, उन्होंने बहुत सारे वृक्षों, पौधों, जड़ी बूटियों का, उनके गुणों का, विशेषताओं का अध्ययन किया तथा अनेक ग्रंथ लिखे। एक कथा में वर्णन आता है, अपने आचार्य के कहने पर प्रसिद्ध वैद्यराज जीवक किसी ऐसे वनस्पति की खोज में निकले जिसमें औषधीय गुण ना हों। लौटकर जीवक ने अपने गुरु से कहा, आचार्यवर, औषधीय गुणों से हीन वनस्पति खोजने में मैं पूरी तरह असफल रहा। आचार्य ने उत्तर दिया, वत्स, ऐसी कोई वनस्पति है ही नहीं। इसका मतलब है कि एक कथा है जिसमें कि एक आचार्य ने अपने प्रसिद्ध वैद्यराज से कहा कि कोई ऐसी वनस्पति खोज कर लाओगे जिसमें औषधीय गुण ना हो, जिसमें कोई दवाई का गुण ना हो, जिससे दवाई ना बनाई जा सके। अब जब लौट कर जीवक आया तो उसने अपने गुरु से कहा, मुझे कोई ऐसी वनस्पति मिली ही नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो, कि जिससे कोई दवाई नहीं बनाई जा सके। तो फिर आचार्य ने कहा, कोई ऐसी वनस्पति है ही नहीं जिससे कोई दवाई ना बने, हर वनस्पति से कोई ना कोई दवाई बनती ही है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए वनस्पतियों की, क्योंकि हर वनस्पति से कोई ना कोई दवाई बनती ही है। अब आगे देखते हैं चैप्टर। मनुष्य को स्वच्छ वायु, साफ हवा मीन्स कंदमूल, फल, औषध, छाल, लकड़ी देने वाले इन वृक्षों के प्रति मानव जाति की उपेक्षा के कारण आज विश्व भर को अनेक प्राकृतिक असंतुलनों से उत्पन्न आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि इंसान ने जो वृक्ष हैं, जो हमें इतनी अमूल्य चीज़ें दी हैं, मानव जाति ने इनकी उपेक्षा की और आज विश्व भर को प्राकृतिक असंतुलनों से, मतलब जो इतने प्राकृतिक असंतुलन हो रहे हैं, भूकंप, बाढ़ वगैरह आ रही हैं, आपदाएं हैं, इनका सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इंसान ने इनकी उपेक्षा की। अब देखिए इस बेस पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको साइड में, किसने वृक्षों की उपेक्षा की है? मनुष्य जाति ने, मानव जाति ने वृक्षों की, पेड़ पौधों की, वृक्षों की उपेक्षा की है। देखते हैं हम चैप्टर। हिमालय की पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय है सबसे ऊंचा पर्वत है, वह भी मनुष्य के इस प्रलयंकारी खेल से बची नहीं। वो भी इंसान की एक्टिविटीज़ से, जो इंसान ने एक्टिविटीज़ की हैं आज, गलत एक्टिविटीज़, जो पेड़ों को काटा है या और भी काम किए हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ से ये हिमालय पर्वत भी नहीं बचा है। आधुनिक विज्ञान की देन प्लास्टिक से, जो आधुनिक विज्ञान की देन है प्लास्टिक, इससे प्रकृति को भयंकर खतरा उत्पन्न हो रहा है। साधारण कूड़ा कचरा समय के साथ साथ कर मिट्टी में मिल जाता है, परंतु प्लास्टिक की थैलियाँ और बोतलें वर्षों तक ज्यों की त्यों मिट्टी में पड़ी रहती हैं। जो प्लास्टिक की बोतलें, थैलियाँ होती हैं, वो ऐसी की ऐसी सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी में पड़ी रहती हैं। ऐसा कचरा पेड़ पौधों के लिए काफ़ी हानिकारक है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। हिमालय की घाटियों में जुड़ता इस प्रकार का कचरा वनस्पति जगत को बहुत हानि पहुँचा रहा है। वृक्षों तथा पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां समाप्त होती जा रही हैं। आज वृक्षों की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो समाप्त हो रही हैं, पशु पक्षी भी समाप्त होते जा रहे हैं। आकर्षक रंग रूप वाले जीवों का आश्रय स्थल और प्राकृतिक वातावरण दोनों ही मनुष्य ने छीन लिए हैं। आज विश्व स्तर पर वृक्षारोपण कर धरती को बचाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज पूरे विश्व स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे कि धरती को बचाया जा सके। हमारे देश में भी वन संपदा के विस्तार के लिए वन विकास निगम स्थापित किए गए हैं। हमारे देश में भी वन संपदा के विस्तार के लिए वन विकास निगम स्थापित किए गए हैं। अब देखिए इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में, हमारे देश में वन संपदा के विस्तार के लिए क्या स्थापित किए गए हैं? तो हमारे देश में भी वन संपदा के विस्तार के लिए वन विकास निगम स्थापित किए गए हैं। हमारे देश में वन संपदा के विस्तार के लिए वन विकास निगम स्थापित किए गए हैं। अब आगे देखते हैं हम चैप्टर। प्रत्येक राज्य में जीव जंतुओं और वृक्षों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना की जा रही है। नगरों में स्थान स्थान पर हरित पट्टियाँ बनाई जा रही हैं। उनमें तरह तरह के वृक्ष रोपे जा रहे हैं ताकि प्रदूषण और नियंत्रण के साथ साथ सुंदरता में वृद्धि हो, धरती का जल स्तर बढ़े और मौसम चक्र अपने सामान्य रूप में आ जाए। वैज्ञानिक विभिन्न औषधीय गुणों से युक्त वृक्षों के विषय में अध्ययन और परीक्षण कार्यों में जुटे हैं।
गंगा जैसी नदियों के उद्गम स्थल और दोनों किनारों पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। वृक्षों के संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। वृक्ष काटने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। देखिए, इस पैराग्राफ के बेस पर आपको एक साइड में क्वेश्चन दे रखा है, भारत की पवित्र नदी का नाम बताइए। भारत की पवित्र नदी गंगा है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। धरती को हरा भरा बनाने में युवा पीढ़ी के योगदान की विशेष आवश्यकता है। विद्यार्थियों को वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अपने प्रत्येक जन्म दिवस पर यदि हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए तो कल्पना करो भारत कितना हरा भरा और स्वच्छ वातावरण से युक्त देश हो जाएगा। प्रत्येक नागरिक को समझ लेना चाहिए कि वृक्ष लगाना और उसकी देखभाल करना वृक्ष के प्रति उपकार नहीं, अपितु अब स्वयं और आगे आने वाली पीढ़ी के संरक्षण की दिशा में एक स्वस्थ कदम है। मतलब कि जब हम पेड़ लगाएंगे तो ये हम प्रकृति पर उपकार नहीं है, खुद के लिए उपकार कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम संरक्षण दे रहे हैं, उनके लिए बचाव का काम कर रहे हैं, उसके प्रति एक कदम बढ़ा रहे हैं। हमें वृक्षारोपण को पर्व की तरह मनाना आरंभ कर देना चाहिए। पर्व मतलब त्यौहार की तरह। जिस तरह हमारे देश में फसलों से संबंधित अनेक पर्व मनाए जाते हैं, जैसे हमारे देश में फसलों से रिलेटेड बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी प्रकार कुछ देशों में वृक्षारोपण से संबंधित पर्व मनाए जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे देशों में वृक्षारोपण से संबंधित पर्व मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। इजराइल में तूबी शिवेत नामक पर्व पर सब बच्चे मिलकर जगह जगह पौधे लगाते हैं। इजराइल में एक तूबी शिवेत नामक पर्व होता है, त्यौहार होता है, जिस पर सब बच्चे मिलकर जगह जगह पौधे लगाते हैं। यहाँ अनेक वर्षों से संतान उत्पत्ति के अवसर पर, जब यहाँ पे बहुत सालों से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अवसर पर भी वृक्षारोपण की परंपरा है। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी बाद में उसी संतान पर होती है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी फिर उसी बच्चे पर होती है, उसी संतान पर। इंग्लैंड में मे डे के अवसर पर गाँवों में सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया जाता है। इंग्लैंड में किसका किया जाता है? मे डे के अवसर पर गाँवों में सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया जाता है तथा दावतें होती हैं। कहते हैं रोमन लोग जब यहाँ आए तब से इस पर्व की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि जब से रोमन लोग वहाँ गए थे तब से इसी त्यौहार की शुरुआत हुई। इस प्रकार के त्यौहार भी वृक्षारोपण की दिशा में एक स्वस्थ परंपरा बनाते हैं। वर्तमान पीढ़ी यदि पेड़ पौधे के महत्व को भली भांति समझने लगे तो अब भी परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। अगर वर्तमान पीढ़ी हम आज पेड़ पौधों के महत्व को अच्छी तरह समझ लें तो आज भी हम इस सिचुएशन को काबू कर सकते हैं, जो इतनी सिचुएशन ख़राब हो रही हैं। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। इंग्लैंड में कब सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया जाता है? इंग्लैंड में मे डे के अवसर पर गाँवों में सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया जाता है तथा दावतें होती हैं। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ। नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको शब्द अर्थ करने हैं इस चैप्टर नंबर 6 के, और फिर आपको इस चैप्टर की आंसर शीट में सेंड कर दूँगी, इससे आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी पर करने, एक्सरसाइजेज बुक में फिल करनी होंगी, और नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करना है, मात्राओं का ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का, और कल सुबह 8 बजे से पहले आपको ये वर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।